नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल स्टडी विजन पर। दरोगा मेंस 2020 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 से। भारतीय प्रेस काउंसिल है एक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धन्यायिक वैधानिक संस्था। भारतीय प्रेस काउंसिल की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1966 को। भारतीय प्रेस काउंसिल का भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो विजय कुमार चोपड़ा, जिनको अध्यक्ष बनाया गया था सितंबर 2019 में। और भारतीय प्रेस काउंसिल का कार्य होता है कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना तथा ये भी सुनिश्चित करना कि भारतीय प्रेस जो है किसी बाह्य कारण से प्रभावित तो नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार कर का विभाजन। वित्त आयोग का कार्य नहीं है व्यापार कर का विभाजन, जबकि आय कर का विभाजन है, उत्पादन शुल्क का विभाजन है, शर्तार्थ अनुदान जो कि राज्य के लिए निर्धारण किया जाता है संचित निधि के माध्यम से, ये भी कार्य वित्त आयोग का ही है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग। योजना आयोग को अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया। योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। अवशिष्ट शक्तियां के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या है। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों से बाहर यदि किसी विषय पर कानून बनाना है तो वह अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? संसद को दी गई हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारिणी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 223। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषद क्या है? एक सलाहकारी निकाय है। वर्तमान में भी क्षेत्रीय परिषद की संख्या 5 है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था, जबकि इसका विचार सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। इसका कार्य होता है, क्षेत्रीय परिषद का कार्य होता है कि क्षेत्रवाद तथा विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों को रोकना, विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों के विकास को रोकना तथा राष्ट्रीय एकीकरण को साकार कराना होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था 1966 में मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में किया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसद का पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 में संसद का पहला लोकपाल विधेयक को रखा गया था, जबकि लोकपाल शब्द का प्रयोग पहली बार 1963 में लक्ष्मीमल सिंधवी ने किया था। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में संविधान की मूल संरचना का बुनियादी ढांचा का सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक व्याख्या। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सभापति। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति राष्ट्रपति द्वारा
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठन किया जाता है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें एक हो गया लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा हो गया लोकसभा के विपक्ष का नेता, तीसरा हो गया राज्यसभा के विपक्ष का नेता, चौथा हो गया प्रधानमंत्री, पांचवा हो गया गृह मंत्री और छठा हो गया लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष तो हो गया है, तो छठा हो गया राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति में जो 6 सदस्यों के पैनल होता है उसमें भी शामिल रहते हैं राज्यसभा के उपसभापति। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17.5%। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2010 के दशक में भारत की जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 17.7। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनसंख्या वितरण का प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जलवायु। 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी FW नोटेस्टेरिन। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांडिचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के राज्यों में पांडिचेरी के क्षेत्र को विभाजित किया गया है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पोषण स्तर 4। पोषण स्तर 4 अपघटक पोषण स्तर 4 के जीव हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 मौलिक जैविक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, N नाइट्रोजन, S सल्फर, P फास्फोरस। ये 6 तत्व जो हैं मौलिक जैविक तत्व हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पोषण चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अच्छे से प्रभावित होता है। पत्थरों के माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ अच्छे नहीं अपक्षय होगा। तो पोषण चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस चक्र। फास्फोरस जो है, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार जो है चट्टानों पत्थरों में ही पाया जाता है, जो फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस चक्र, जो पोषण चक्र को कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से भी प्रभावित करता है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह पोषण चक्र जो सूरज के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कार्बन चक्र। कार्बन चक्र जो होता है वो पोषण चक्र है जो सूरज के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्लास्ट्रीडियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अवायवीय। अवायवीय इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लास्ट्रीडियम क्या है? क्लास्ट्रीडियम जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। क्लास्ट्रीडियम क्या है? एक जीवाणु है। 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1632 ईस्वी में। सुनहरा फरमान क्या है इसको हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तानों ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके अंतर्गत 500 पैगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलासी की लड़ाई। पलासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव जो था वो वाटसन के सहयोग से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर पलासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किस कंपनी के लोगों ने आरंभ की? संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डच। डचों ने भारत में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी लगाने की प्रथा को शुरुआत किया। डच जो है 1616 ईस्वी में भारत आए थे और 1745 ईस्वी में अंग्रेजों के हाथे अपने सारी फैक्ट्रियां जो है बेचकर भारत से चले गए। 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेराव किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने हुगली नगर का घेराव किया था। 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? राजा जय सिंह को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांदार शाह। जहांदार शाह ने राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान किया था। 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस परिवर्तित मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किया था? शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रफी-उद-दौला। रफी-उद-दौला को सैयद बंधुओं ने 1719 में शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ सम्राट के रूप में गद्दी पर बैठाया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस मुगल शासक ने मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? किस मुगल शासक के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के शासनकाल में सैयद बंधु जो है प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे। फर्रुखसियर का जो कार्यकाल था वह 1713 से 1919 ईस्वी तक था। 1713 से 19 ईस्वी तक था। और फर्रुखसियर जो था एक दुर्बल, कायर और निंदित सम्राट था, इसलिए इसे मुगल वंश का घृणित कायर सम्राट भी कहा जाता है। और फर्रुखसियर के शासनकाल में ही सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसका पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय का पिता था। अकबर शाह द्वितीय का कार्यकाल था 1806 से 1837 तक, और जबकि बहादुर शाह का कार्यकाल था 1837 से 57 तक। बहादुर शाह द्वितीय जो था इसे बिना साम्राज्य का सम्राट भी कहा जाता था। 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुगल सम्राट जहांदर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक युद्ध में वो अपने भतीजे द्वारा पराजित हुआ था। उसका भतीजा कौन था? तो फर्रुखसियर जहांदर शाह का भतीजा था। जहांदर शाह का शासनकाल है 1712 से 13, और जहांदर शाह का भतीजा कौन था? फर्रुखसियर था, जो एक युद्ध में पराजित हो गया और उसके बाद वो मारा गया।
तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।